Good evening, everybody. I'm Sayukta from Beautiful Spotless Skin team, and I'm sure all of you must be keeping good health. Hair loss, बाल झड़ना, ये हम सब के लिए, चाहे औरत हो मर्द हो, हम सब के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, पूरी दुनिया इससे जूझती है। और हम सब जानते हैं कि जब बाल हमारे बहुत खूबसूरत होते हैं तो हम सब बहुत अच्छे लगते हैं और हमारा एक कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। लेकिन अगर हेयर फॉल हो रहा है, किसी वजह से बाल झड़ रहे हैं और वो वापस नहीं आ रहे हैं, तो हम सबको बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है। हमारा जो एस्टीम है वो बहुत ही लो हो जाता है। और ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम समझे कि हेयर लॉस क्या है, क्यों होता है और हेयर ट्रांसप्लांट क्या है। और इसके बारे में हमें किसी एक्सपर्ट से जरूर बात करनी चाहिए। तो आइए आज हम बात करते हैं हमारी स्किन एक्सपर्ट डॉक्टर प्रतिभा प्रधान से। आप हमारे साथ जुड़ रही हैं कोलकाता से और आज हम इनसे बात करेंगे हेयर लॉस की और हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट की भी। प्रतिभा प्रधान इज वन ऑफ द लीडिंग डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन इन कोलकाता और उनका 15 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। उन्होंने एमडी किया है इन डर्मेटोलॉजी फ्रॉम द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ऑफ जिपमर पौंडीचेरी। उनको गोल्ड मेडल भी मिला 2011 में बाय द इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, वेनेरोलॉजिस्ट एंड लेप्रोलॉजिस्ट, एंड शी इज एसोसिएटेड विद हेयर फ्री हेयर ग्रो कोलकाता, which is one of the leading hair transplant clinic in India. It's such a pleasure to have you with us, Dr. Pratibha Pradhan. बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर, आज हम बात करेंगे हेयर लॉस की और साथ ही साथ बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट की भी। लेकिन सबसे पहले इन जनरल क्यों हेयर लॉस होता है उस पर हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही आम समस्या है लोगों की। तो आखिर ये हेयर लॉस होता क्यों है डॉक्टर? हेयर लॉस एक बहुत नेचुरल चीज है। ऐसा कोई इंसान नहीं है दुनिया में जिसका हेयर लॉस नहीं होता है ना। अगर आप किसी को जानते हैं जिसके बहुत अच्छे बाल हो, बहुत अच्छे डेंसिटी घने बाल है, उनको अगर आप जाके पूछेंगे उनका भी हेयर लॉस होता है ना। वाई? बिकॉज हेयर इज अ लिविंग थिंग। सो एज इट इज विद एवरी लिविंग थिंग, हेयर का भी एक लाइफ साइकिल होता है। सो हेयर का बर्थ होता है और वो ग्रो होता है। जब ग्रो होता है तो वो उसका लेंथ लंबा होता है, एंड जब उसका लाइफ साइकिल एंड होता है देन व्हाट हैपेंस इज इट स्टार्ट्स फॉलिंग ऑफ। ओके, सो हेयर फॉल इज अ वेरी नेचुरल थिंग, सबको ही होता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है, जैसे आई ऑलरेडी सेड, दैट हु डज नॉट हैव हेयर फॉल। राइट, तो हेयर लॉस बिल्कुल बहुत ही नॉर्मल है और सबको होता है। लेकिन फिर ये भी है कि एक दिन में कितना हेयर लॉस होना नॉर्मल है, इस पर भी हम चाहेंगे कि आप बताएं। So we say around 50 to 100 strands per hair, ये नॉर्मल होता है इन अ डे। बट देन सबका तो इतना नहीं गिरता है। 50 किसी किसी का बहुत कम भी गिरता है, 50 से कम भी गिर सकता है ना। सो उन लोगों के लिए क्या पैरामीटर होना चाहिए हेयर लॉस के लिए? यूजुअली होता है इफ इट इज मोर देन 50 to 100 इन अ डे, देन वी कॉल इट एक्सेसिव हेयर फॉल। इसको हम बोलते हैं बहुत ज्यादा बाल गिर रहा है। पर जैसे मैंने बोला, कहीं लोग हैं जिसका हेयर फॉल ज्यादा नहीं होता है, साधारण, जैसे मान लीजिए 50 से कम हेयर शेडिंग होता है दिन में, तो उनके लिए मान लीजिए अगर 2 महीने पहले 50 से कम हो रहा था, पर अभी मान लीजिए पहले की तुलना में बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो उसको भी हम बोल सकते हैं कि हेयर लॉस एक्सेसिव हो रहा है फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। पर अगर आप डेफिनेशन वाइज पूछेंगे तो नॉर्मल शेडिंग हो सकता है 50 to 100 इन अ डे। या तो हम हेयर फॉल कंट्रोल कर सकते हैं। जो एक्सेसिव हेयर फॉल है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, पर हम उसको कभी स्टॉप नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट हेयर फॉल इज अ नेचुरल थिंग, उसको कभी स्टॉप नहीं कर सकते। ओके डॉक्टर, जैसा कि आपने बताया कि कुछ हेयर लॉस है जो नॉर्मल है, कुछ है जो नॉर्मल नहीं है। लेकिन कई बार ये भी हमें समझना पड़ता है कि कब अलार्मिंग सिचुएशन है, कब जो हमारा हेयर लॉस हो रहा है वो प्रॉब्लमेटिक है। जैसा आपने भी कहा कि कई बार ऐसा होता है कि आपके कम बाल झड़ रहे हैं, 50 से भी कम है, लेकिन अचानक 2 महीनों में आपने देखा कि बहुत ज्यादा हो गया। तो इस तरह की और प्रॉब्लमेटिक सेक्टर्स क्या है जब हमें समझ जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए और आपके जैसे एक डॉक्टर से दिखाना चाहिए? तो ये कुछ पैरामीटर्स है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है। एक तो है कि जब आप कोम कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा बाल गिर रहा है ना, पहले की तुलना से बहुत ज्यादा बाल गिर रहा है। अनदर इज जब आप शैम्पू कर रहे हैं तो आपके जो बाथरूम के ड्रेन्स है वो क्लॉग होने लग जाते हैं। बहुत ज्यादा एक्सेसिव हेयर फॉल से बाथरूम के ड्रेन्स क्लॉग होने लग जाते हैं। एंड थर्ड इज आपका जो पोनीटेल है, जो विमेन में है स्पेशली, जो पोनीटेल्स बांधते हैं, उनका जो पोनीटेल का साइज है, अगर वो साइज अगर उनका कम होने लगे
तो आपको समझना चाहिए कि आपका जो हेयर फॉल है वो ज्यादा हो रहा है ना। सो और एक चीज है कि मान लीजिए अगर आपके घर में कोई सफाई कर रहा है, रूम की सफाई कर रहा है, वो भी लोग आके बोल देते हैं कि दीदी आपका पहले तो इतना बाल नहीं होता था, अब जब मैं घर की सफाई कर रही हूँ तो द रूम इज जस्ट फुल ऑफ योर हेयर। Yeah, so these are some things that you can just make out to indicators that hair fall पहले से ज्यादा हो रहा है, या तो this is a hair fall that I should take care of and I should seek some help. ओके, एक्सेसिव हेयर लॉस की हम बात कर रहे हैं डॉक्टर, लेकिन इनके कॉजेस क्या होते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है एक्सेसिव हेयर लॉस के? So excessive hair loss के कुछ फैक्टर्स है, सबसे इम्पोर्टेंट तो है स्ट्रेस। Okay, so that stress could be a physical stress or a mental stress. अब स्ट्रेसफुल लाइफ तो सबका ही होता है आजकल के दौर में, है ना। सो बट देन देयर आर सम सिचुएशंस जिसमें मेंटल स्ट्रेस कुड बी a little too much. Say for example there is a death in the family. There could be certain stressors that could be like more than the usual stress that we go through in our day-to-day life. तो इन सब जो स्ट्रेस फैक्टर्स होते हैं इसमें भी आपका मेंटल स्ट्रेस में बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो सकता है। और दूसरा जो मैंने बोला फिजिकल स्ट्रेस है ना, फिजिकल स्ट्रेस कुड बी इफ यू कुड बी सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर। मान लीजिए किसी को वायरल फीवर हो गया, कोविड हो गया, डेंगू हो गया या तो मलेरिया हो गया, तो इन सिचुएशंस में भी हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो सकता है। जैसे हम देखते थे जब कोविड वाज एट इट्स पीक, तो आफ्टर दे यूज्ड टू रिकवर फ्रॉम कोविड, रिकवर होने के 2-3 महीने के बाद एक्सेसिव हेयर फॉल होता है, राइट। सो दीज आर सम कॉजेज ऑफ फिजिकल स्ट्रेस। फिर हो गया आपका मान लीजिए आप सर्जरी हो गया, कोई और कारण की वजह से आपको सर्जरी हो गया, सो दीज आर सम कॉजेज ऑफ फिजिकल स्ट्रेस। So this also can cause excessive hair loss. And the second very common cause is childbirth. हम देखते हैं जब प्रेगनेंसी होता है तो प्रेगनेंसी के कुछ हार्मोन्स होते हैं जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए बॉडी उसको मैन्युफैक्चर करती है। तो ये जो हार्मोन्स है आपके बालों को भी बहुत अच्छे से रखता है प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में ऐसा भी होता है कि एकदम बाल ही नहीं गिरता है एंड योर हेयर बिकम्स वेरी थिक एंड वेरी शाइनी एंड गुड, बट देन एज सून एज यू डिलीवर द चाइल्ड, 2 से 3 महीने के बाद क्या होता है, जब आपका ये जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स आस्ते आस्ते जब धीरे धीरे जब इसका लेवल कम होता है, देन वीमेन कैन स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग एक्सेसिव हेयर। ओके, सो चाइल्ड बर्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है हेयर फॉल के लिए। Then others are like nutrition. अगर जैसे I said hair is a living thing, तो आप अगर उसको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं दे पाए, आपने अच्छे से खान पान नहीं किया, न्यूट्रिशन की कमी हो गई, मान लीजिए आपको कुछ विटामिन की कमी हो गई, जैसे B12 की कमी हो गई, D3 की कमी होगी, आयरन की कमी हो गई, सो ये सब चीजें क्या करती है, आपको बाल को अच्छे से जब मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो बाल क्या हो जाता है, झड़ने लग जाता है, राइट। सो These are some of the factors जिससे आपको एक्सेसिव हेयर फॉल हो सकता है। और कुछ डिजीजेस होते हैं, जैसे किसी को मान लीजिए थायराइड वगैरह हो गया, अगर अनकंट्रोल्ड थायराइड की समस्या हो गई तो उसमें भी आपको एक्सेसिव हेयर फॉल हो सकता है। बिल्कुल, तो ये वो वजह है जिनके चलते एक्सेसिव हेयर लॉस हो सकता है। हमारी सोसाइटी में एक टेंडेंसी है डॉक्टर, हमको कुछ भी अगर तकलीफ होती है, खास तौर पे स्कैल्प या स्किन की, तो हम किचन की तरफ भागते हैं, हम कोई ना कोई होम रेमेडी, दादी का नुस्खा, नानी का नुस्खा, और सालों से ये होम रेमेडीज चली आ रही हैं। Do these home remedies work? क्या ये कारगर है, काम करती है? देखिए, होम रेमेडीज दे वर्क, ओके, बट वर्क इन व्हाट सेंस इज, होम रेमेडीज में आप अपने सबसे इम्पोर्टेंट है आप डाइट को ठीक करें। बहुत सारे हैं जो हम आजकल बहुत फैट डाइट्स फॉलो करते हैं, है ना, और बहुत वेट लॉस के चक्कर में वी डोंट सीक प्रॉपर गाइडेंस। हम अपने आप से यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स आजकल तो इतने सारे हैं, यू जस्ट follow anybody and start doing any kind of dieting, जिसमें आपको हो सकता है बहुत सारा न्यूट्रिशन की कमी हो, प्रोटीन की कमी हो, है ना। तो जैसे मैंने बोला, अगर आप डाइट ठीक से नहीं खाएंगे, अगर आप वेट लॉस ऐसे वैसे कर रहे हैं जो आपको बिना कोई गाइडेंस से कर रहे हैं, अपने आप से कोई कर रहे हैं, और आपको न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, तो उसमें हेयर फॉल होगा, है ना। तो होम रेमेडीज में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको डाइट ठीक से खाना है अपना, है ना। बहुत सारे लोगों का आदत होता है कि रॉ एग्स खाने का, है ना। तो हम हेयर लॉस में हमेशा सुनते हैं बायोटीन। सो दिस इज समथिंग जो आई थिंक वी ऑल हियर, आजकल तो टीवी में भी एड्स आ गए कि बायोटीन के गमीज मिल रहे हैं, है ना।
And then you have a lot of people talking about, you have all these online apps like Amazon and all, also they are selling biotin. But what is biotin? तो अगर किसी को मान लीजिए रॉ एग खाने का आदत है, so what happens is raw egg is responsible for hindering the absorption of biotin. So raw egg अगर आप ज्यादा खाने का आदत है तो उसमें से आपको बायोटिन, जो भी आप खाने में बायोटिन खा रहे वो बायोटिन आपका एब्जॉर्ब नहीं होता है ना. So these are certain things that you need to take care of. आपको प्रोटीन रिच डाइट खाना है. जैसे आप मान लीजिए वेजिटेरियंस में पनीर इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. Others are not a very good source. हम बोलते हैं दाल and all that, pulses and all that, but I think the most rich source of protein in a vegetarian diet is paneer, sorry. And in a non-vegetarian diet, so you have like innumerable items, like आप fish खा सकते हैं, chicken खा सकते हैं, egg खा सकते हैं. Again, you should avoid raw eggs, and there are a lot of other things that you can eat. So protein rich diet is very important आपका हेयर का हेल्थ के लिए. देन आप स्प्राउट्स खा सकते हैं जिसमें आपको बहुत अच्छा विटामिन सी होता है जो आयरन अब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है. सो आप प्रोटीन रिच डाइट खाएंगे. जैसे मैंने बोला नॉन वेजिटेरियन डाइट में विटामिन B12 भी बहुत अच्छा होता है. सो डाइट आपको ठीक करना है इन होम रेमेडीज. पर अगर आप ये पूछ रहे होम रेमेडीज, जैसे हम बोलते हैं अनियन ऑयल लगा लो, कुछ अदरक और लहसुन पेस्ट बना के लगा लो, आई डोंट थिंक दैट वर्क्स अ लॉट. इट हैज नो साइंटिफिक एविडेंस, नो साइंटिफिक बैकिंग, है ना. अगर आप ये जो अनियन का पेस्ट बना रहे हैं या तो फिर अदरक का पेस्ट बना रहे हैं और बालों में लगा के वेस्ट कर रहे हैं, इससे अच्छा आप उनको खाइए ताकि आपके पूरी शरीर को न्यूट्रिशन मिले, है ना. So that is what I would suggest for home remedies. Focus on your diet rather than using all these खाने की चीज बालों में लगाने से बेहतर है आप उनको खाएं. बिल्कुल, तो ये बॉटम लाइन है, खाने की चीज चेहरे पे या स्कैल्प पे लगाए नहीं, उसे खाइए, बैलेंस डाइट लीजिए, न्यूट्रिशन रिच डाइट लीजिए. इट गोज रियली लॉन्ग वे इन मेंटेनिंग गुड हेयर. बहुत सारी चीजें हैं, बिकॉज डॉक्टर हेयर लॉस एक ऐसी बात है, जैसे हम लगातार बात करें कि सबको ही हेयर लॉस होता है, कम हो ज्यादा हो लेकिन होता है. लेकिन जिनको बहुत ज्यादा होता है, एक्सेसिव हेयर लॉस होता है, वो बहुत ज्यादा डरते हैं, घबरा जाते हैं. कई बार कोम्बिंग करते हैं तो बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, तो उनको लगता है कि कोम्बिंग करना भी चाहिए फ्रीक्वेंटली या नहीं करना चाहिए. शॉवर लेने चाहते हैं, जब हम शैम्पू करते हैं, हेयर वॉश करते हैं तो हमारे बाल बहुत झड़ते हैं, और कई लोग तो इस डर से ही कई दिनों तक शैम्पू नहीं करते हैं. तो हम आपसे जानना चाहेंगे कितना फ्रीक्वेंटली कोम्बिंग हम कर सकते हैं, हेयर वॉश कितना हमको करना चाहिए, हाउ मेनी टाइम्स इन अ वीक इज इट? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज हमारे ओपीडी में इतने पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि डॉक्टर मुझे बाल में कंघी लगाने से भी डर लगता है, तो मैंने बाल कोम करना ही छोड़ दिया है. तो वो लोग क्या करते हैं, बाल का ऐसा गुत्त बना के रख देते हैं, एंड देन वो हेयर की जो ग्रूमिंग प्रैक्टिसेस होती है रेगुलरली, जैसे हम शैम्पू कर रहे हैं, कोमिंग कर रहे हैं, वो ही करना छोड़ देते हैं ना. सो दिस इज समथिंग वी फेस ऑन अ डे टू डे बेसिस. मतलब लोग इतना घबरा जाते हैं कि वो जो रेगुलर ग्रूमिंग प्रैक्टिसेस है वो करना ही बंद कर देते हैं इन केस ऑफ पेशेंट्स हु हैव एक्सेसिव हेयर फॉल. मैं नॉर्मल की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल में तो सभी कर रहे हैं ना. तो एक चीज याद रखना है, जो बाल गिरना है वो गिरेगा, चाहे आप शैम्पू करें ना करें या तो फिर आप कोमिंग करें या ना करें. जो बाल को गिरना है वो गिरेगा ही गिरेगा, है ना. आप बस कोमिंग ना करके, शैम्पू ना करके बस अनटाइडी ही लगेंगे और कुछ अचीव नहीं करेंगे, राइट. और एक तो चीज है, जैसे आप मान लीजिए 2-3 दिन तक आपने बाल झड़ेगा बोल के कंघी नहीं करके बाल को एकदम बांध के रख लिया, है ना. पर कभी ना कभी तो आप कोम करेंगे, मान लीजिए 3 दिन बाद आप कोम तो करेंगे, है ना. और वो जो 3 दिन का बाल जो झड़ना था वो एक ही दिन में झड़ेगा. वो जो 3rd डे में जब आप कोम करेंगे ना, वो तो 3 डेज में जो झड़ने का था वो एक ही दिन में आपको झड़ के हाथ में आएगा. हो सकता है कोई रबर बैंड में भी फंस चुका है, तो वो देख के आप और भी स्ट्रेस में चले जाए. एंड वन थिंग आई टोल्ड यू अर्लियर इज, अगर स्ट्रेस होगा तो हेयर फॉल और इंक्रीज होगा. सो इट बिकम्स लाइक अ विशियस साइकिल.
ओके, सो प्लीज अगर आपको एक्सेसिव हेयर फॉल है, ये होम रेमेडीज और ये जो आप ग्रूमिंग प्रैक्टिसेस स्टॉप करके ये सब मत करिए. यू प्लीज सीक अ हेल्प फ्रॉम अ डॉक्टर नियर बाय, है ना. दे विल गिव यू द करेक्ट गाइडेंस. अगर आपको कुछ कमी है शरीर में, कुछ मिनरल्स की, कुछ विटामिन की कमी है, आपको अच्छे से जांच कराएंगे, है ना. दे विल हेल्प यू आउट, दे विल गिव यू द करेक्ट गाइडेंस. तो आप ये सब करके, लाइक आई सेड, ग्रूमिंग प्रैक्टिसेस बंद करके यू विल जस्ट लुक अनटाइडी एंड यू विल नॉट अचीव एनीथिंग. ये आपको हेयर फॉल में मदद नहीं. डॉक्टर, डैंड्रफ भी बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में. कई लोग हैं जो डैंड्रफ से परेशान हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि क्या डैंड्रफ की वजह से भी हेयर लॉस होता है. देखिए, डैंड्रफ जो है, इट्स अगेन समथिंग दैट आई थिंक मोस्ट ऑफ अस सफर, स्पेशली विंटर्स में ज्यादा होती है ना, और समर में कम होने लगता है. तो डैंड्रफ एज सच हेयर फॉल नहीं करता है, बट डैंड्रफ से क्या होता है, इचिंग होता है. तो जब खुजली होने लगती है तो आपका यूजुअली जो स्क्रैचिंग का जो हैबिट होता है उससे क्या होता है, थोड़ा आपका हेयर वीक हो जाता है, आप उसके रूट्स को डैमेज करते हैं एक्सेसिव स्क्रैचिंग से, सो उससे हेयर फॉल हो सकता है. डैंड्रफ एज सच does not lead to hair fall. It is more of the itching and constantly picking your hair, और फिर आप स्क्रैच जो करते उससे हेयर फॉल. डॉक्टर, हम ये भी जानना चाहेंगे, कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जो एक्सेसरीज, जिस तरह से हेलमेट हम यूज करते हैं, क्या इसकी वजह से भी हेयर लॉस बढ़ता है. हेलमेट जो यूज करते हैं आप बोल रहे, हेलमेट, बाइक का जो हेलमेट. सो हाँ, बहुत सारे पेशेंट्स ये भी पूछते हैं कि हेलमेट यूज कर सकते हैं कि नहीं, बट देन आप बाल बचाने के चक्कर में अगर आपकी जान ही चली जाए तो वो तो कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना. सो आई थिंक आप इतना सोच के वो मत करिए कि हेलमेट लगाऊं कि नहीं लगाऊं, आपकी जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना बाल से. तो एंड हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं होता है कि आप हेलमेट 1-2 घंटा लगाएंगे तो आपका बाल गिर जाएगा या तो आपको बॉल्डनेस आ जाएगा, ऐसा नहीं. ओके, बट देन देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड मेल पैटर्न बॉल्डनेस, जिसको हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया भी बोलते हैं ना, जिसमें आप देखेंगे कि ये पोर्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट मेल्स, मतलब जो लड़के होते हैं उनके ये पोर्शन, जो फ्रंटल, ये जो मिड स्कैल्प और ये जो क्राउन, ये पोर्शन के हेयर जो है वो बॉल्ड हो जाती है ना. सिर्फ ये पोर्शन का हेयर इट रिमेन्स, है ना. तो ये जो हेयर होता है, जो पैटर्न ऑफ बॉल्डनेस होता है, इट यूजुअली रन्स इन द फैमिली, जेनेटिक होता है. तो इट इज नॉट अ वेरी साइंटिफिकली प्रूवन थिंग, बट हम क्लिनिक में क्या देखते हैं, नेचुरली ये जिसको बॉल्डनेस होती है, मान लीजिए कोई 25 ईयर्स ओल्ड, 25 साल का कोई लड़का है, अभी वो बॉल्ड स्कैल्प लेके तो घूमने में उनको बहुत दिक्कत होगा. तो इनका क्या हैबिट बन जाता है कि वो लोग हमेशा कैप लगाते हैं. और पर ये जो हमेशा जो कैप लगाने का हैबिट है, हम यूजुअली देखते हैं कि जो ज्यादा कैप लगाते हैं उनमें जो रिमेनिंग जो हेयर होता है उनकी भी थिननेस हो जाती है, मतलब दे ऑल्सो बिकम वेरी थिन और उनकी भी डेंसिटी कम हो जाती है ना. तो ये यूजुअली हो सकता है कि टाइट कैप से आपका जो स्कैल्प में जो ब्लड सप्लाई है वो थोड़ा कम होने की वजह से आपका जो बाल में न्यूट्रिशन है वो कम हो जाता है, इसीलिए आपके जो रिमेनिंग हेयर है वो भी पतले. तो यूजुअली हम एडवाइस करते हैं जो ऐसे बॉल्डनेस की तकलीफ से आते हैं और जिनकी हैबिट है कि 24 घंटे कैप ही बना के रखे, ठीक है, डाल के रखे, तो हम एडवाइस करते हैं कि कैप ऐसे हमेशा नहीं लगाना है, हाँ, बट हेलमेट जरूर लगाना. बिल्कुल, तो हेलमेट बहुत जरूरी है, जान पहले बचाना ज्यादा जरूरी है. डॉक्टर, हेयर लॉस पर हमने काफी बात कर ली, हम आगे हेयर ट्रांसप्लांट पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी एक व्यूअर है इनाक्षी रॉय, उनका एक सवाल है, वो हम ले लेते हैं. माय ब्रदर हैव प्रीमैच्योर हेयर ग्रेइंग प्रॉब्लम. हिज हेयर बिकम वाइट ओनली एट द एज ऑफ 23. व्हाट टू डू, प्लीज टेल. हेयर ग्रेइंग को हम बोलते हैं प्रीमैच्योर केनाइटिस. ओके, तो देयर आर 2 रीजंस टू इट. एक तो है यूजुअली इट रन्स इन द फैमिली. अगर घर में किसी को, मान लीजिए आपके माता पिता को कम एज में ग्रेइंग का तकलीफ हुआ है, तो यू माइट जेनेटिकली इनहेरिट इट फ्रॉम योर पेरेंट्स. ओके, हो सकता है कि आपको भी थोड़ी कम उम्र में ही ग्रेइंग की समस्या आ सकती है, बट ऐसा नहीं है कि अगर आपके मदर को मान लीजिए 35 ईयर्स में ग्रेइंग होगा तो आपको भी 35 ईयर्स में. दैट जीन could trigger at an early age also. हो सकता है आपको 18 years में ही हो,
ग्रेइंग, है ना. सो वन फैक्टर इज दैट. अनदर इज अगर अक्यूट स्ट्रेस होता है ना, सम अमाउंट ऑफ मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस, उसमें भी ग्रेइंग हो सकता है. सो दीज आर सम ऑफ द कॉजेज ऑफ हेयर ग्रेइंग. मेजरली है ये दो कॉजेज ही है ग्रेइंग का, है ना. और जो जेनेटिक है उसके लिए बहुत अभी तक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है. We have some serums and we have some vitamins and all that can maybe help in stopping the progress of graying to a certain degree. But again, we don't have very, very good treatment as of now. But then science is always progressing. Okay, naya invention hota rehta hai. So let's hope in the near future we'll get better treatment for premature graying of hair. But as of now, it's like, not a very, very great treatment. We don't have very, very great treatment for premature graying. But आप जो जहाँ रहते हैं वहाँ पास में, like I said, आप कोई dermatologist को visit करें, he can assess you better. Definitely. हेयर ट्रांसप्लांट पे अब हम बात करना चाहेंगे डॉक्टर. सबसे पहले एक जो आम सवाल सबके जहन में आता है हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर, वो ये कि किस तरह के हेयर लॉस में हेयर ट्रांसप्लांट हम करा सकते हैं, करना चाहिए. Yes. सो हेयर ट्रांसप्लांट हम किस किस्म का, हेयर लॉस के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आपको, स्ट्रेस है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, चाइल्ड बर्थ है. क्या हम सब में हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं? नहीं. ये जो हेयर लॉस है ये टेम्पररी है. ये जो आपका हेयर फॉल होता है, दे विल रीग्रो बैक. इट विल ग्रो बैक आफ्टर से 3 to 6 months, बट इट विल ग्रो बैक. ओके, तो हेयर ट्रांसप्लांट आर नॉट फॉर दिस कैटेगरी ऑफ हेयर लॉस. सो हेयर ट्रांसप्लांट हम किस में करते हैं? हेयर ट्रांसप्लांट यूजुअली हम करते हैं, जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, मेल पैटर्न बॉल्डनेस और एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया एंड इन फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस आल्सो. सो उसमें बेसिकली क्या होता है, लाइक आई एक्सप्लेन्ड, पीपल गो बॉल्ड, कंप्लीटली बॉल्ड. यहाँ से, ये फ्रंटल पोर्शन से, ये मिड स्कैल्प से और क्राउन से. सो ये जो पोर्शन होता है ये कंप्लीटली बॉल्ड होता है, और पीछे का बाल आपका रह जाता है. राइट. सो इसका क्या कारण होता है? दिस इज जेनेटिक. लाइक आई सेड, 90% ऑफ द टाइम्स घर में किसी ना किसी को होता है, या तो आपके फादर के साइड में किसी को होगा, या तो मदर के साइड में किसी को होगा, है ना. और 10% ऑफ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनका फैमिली दूर दूर तक रिश्ते में किसी को नहीं है ना, बट दैट पर्टिकुलर पर्सन कुड बी सफरिंग. सो हेयर ट्रांसप्लांट का मोस्ट कॉमन इंडिकेशन ही मेल पैटर्न बॉल्डनेस. और भी कुछ हेयर लॉस के कारण होते हैं, जैसे स्कारिंग एलोपेशिया हो गया, जैसे किसी का बर्न की वजह से, मतलब जल गया है, केमिकल से जल गया या तो आग से जल गया, है ना, उसमें क्या हो गया, हेयर का परमानेंट लॉस हो गया. तो उस किस्म के जो बॉल्डनेस होता है उसमें भी वी कैन गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, है ना. बट मेजरली ट्रांसप्लांट किया जाता है फॉर मेल पैटर्न बॉल्डनेस. ओके, क्योंकि मेल पैटर्न बॉल्डनेस की हम बात कर रहे हैं डॉक्टर, तो नॉन सर्जिकल वर्सेस हेयर ट्रांसप्लांट क्या बेटर रहेगा? सो फर्स्ट आपको ये ट्रीटमेंट समझने से पहले आई जस्ट टेल यू इन शॉर्ट कि ये होता क्यों है, मेल पैटर्न बॉल्डनेस का कारण क्या है. सो मेल पैटर्न बॉल्डनेस में सबसे इंपॉर्टेंट बात यू नीड टू रिमेम्बर इज हेयर लॉस इज नॉट द कॉज फॉर बॉल्डनेस. बाल झड़ने की वजह से बॉल्डनेस नहीं आता है. तो बॉल्डनेस किस वजह से आता है? देयर इज अ प्रोसेस ऑफ मिनिएचराइजेशन. मिनिएचराइजेशन का मतलब है जो मोटे बाल होते हैं हमारे, जैसे मान लीजिए दिस स्ट्रैंड ऑफ हेयर, जब आप हाथ ऐसे फिरते हैं अपने बालों को तो मोटा है, एक टेक्सचर है ना, वो मोटा है आपका, एकदम देखने में काला है ना. और आपके जो स्पेशली महिलाओं के अगर आप हाथों में बाल देखेंगे, वो बाल कैसे है, वो बहुत पतले हैं और उनकी कलर भी बहुत माइल्ड है ना. सो मेल पैटर्न बॉल्डनेस में क्या होता है, जो ये बाल है जो मोटे और काले हैं, वो विद टाइम जो ऐसे वाले बाल हैं पतले और महीन और लाइटली कलर हो जाते हैं. ओके, सो जो मोटे बाल है दे बिकम थिन एंड थिन एंड थिन विद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और वो गायब हो जाते हैं. ओके, सो ये साधारण लैंग्वेज में जो आपके एग्जिस्टिंग हेयर है, आप मतलब बिफोर यू रियलाइज कि बॉल्ड कब हुआ, मोटे से वो पतले 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 और छोटे छोटे होके वो गायब हो जाते हैं. और ये जो गायब होते हैं ये वापस नहीं है. ओके, मैंने जैसे बोला इनिशियली कि आपका जो हेयर लॉस है, जो एक्सेसिव हेयर फॉल है, इट कम्स बैक. सो डॉक्टर, चूंकि हम बात कर रहे हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट
पैटर्न बॉल्डनेस में किस तरह से होता है, क्या होता है? एक बहुत जो आम सवाल लोगों का होता है कि रिकवरी टाइम क्या है, कितना वक्त रिकवर करने में लगता है अगर हेयर ट्रांसप्लांट किया है तो? So your question was medical treatment versus transplant in a patient of male pattern baldness. Right. So first I told you how a male pattern baldness happens. Hair fall से नहीं होता है, hair miniaturize होता है, छोटा छोटा होके वो गायब हो जाता है, और वो जो गायब होता है वो वापस नहीं। ओके, सो मेडिकल ट्रीटमेंट में मेल पैटर्न बॉल्डनेस का वी हैव थिंग्स लाइक मिनॉक्सिडिल, फिनास्टेराइड, आजकल बहुत चल रहा है PRP, right? And you have things like low laser light therapy. So ये जो सब मेडिकल ट्रीटमेंट है ये सिर्फ एग्जिस्टिंग हेयर पे ही काम करता है। अगर बाल पतले हो गए हैं तो हम उनको थिक कर सकते हैं, हम उनको मोटा कर सकते हैं, उनके ग्रोथ को हम इनहेंस कर सकते हैं। और जो बाल अगर पूरी गायब हो गया है, अगर पूरा बॉल्डनेस हो गया है, एकदम शाइनी क्लीन पैच है, उसमें आपको मेडिसिन से कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ओके, सो हेयर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा जहां पे बॉल्डनेस आ चुका है, बिकॉज जहां पे बॉल्डनेस आया है वहां पे दवाइयों का कोई रोल नहीं रहता। सो जो मान लीजिए पेशेंट का सामने बॉल्डनेस है और बीच में हेयर है, पर उनको ये समझना है कि ये वाले बाल भी उनके थिन आउट हो रहे हैं ना। So in that case, what we do is we suggest hair transplant over this bald patch, and over this patch we ask the patient to maintain it with medicines. So that is how it works. ओके, तो ये तो बात हुई कि किस तरह से होता है मेल पैटर्न बॉल्डनेस में हेयर ट्रांसप्लांट। और डॉक्टर, जो मैंने पहले पूछा था कि रिकवरी में कितना वक्त लगता है, लोगों को ये बड़ा डाउट रहता है कितना वक्त लगेगा। So hair transplant surgery is it's a very not a very time it's a very time consuming surgery, but ये एक डे केयर प्रोसीजर है। डे केयर प्रोसीजर का मतलब होता है आप सुबह आएंगे तो डिपेंडिंग ऑन जितना आपका ग्राफ्ट लगता है 6-7 घंटे में एट द मैक्स आपका सर्जरी खत्म होके आपको घर भेज दिया जाएगा। तो इसमें हॉस्पिटल एडमिशन का कोई मतलब सवाल नहीं है ना। तो इट्स अ डे केयर प्रोसीजर, आपको दिन को सर्जरी करके आप घर वापस जा सकते हैं, तो रिकवरी तो आपकी उसी दिन हो जाती है ना। एंड ऐसा नहीं है कि आपको बेड रेस्ट की जरूरत है घर जाके भी, यू कैन कैरी आउट विद योर रेगुलर वर्क। इट इज जस्ट दैट इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग सर्जरी, लाइक आई सेड 6 से 7 घंटा लग सकता है, तो थोड़ा सा थकान हो सकता है। तो वो थकावट आपको 1-2 दिन में ही चला जाएगा, बट देन यू कैन कैरी आउट विद योर नॉर्मल एक्टिविटीज। बस हम पेशेंट को इतना बोलते हैं कि आपको 7 से 10 दिन बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकालना है सर्जरी के बाद, क्योंकि जब हम ग्राफ्ट बिठाते हैं तो वो जैसे आप एक पौधे को एक गमले से दूसरे गमले में डालते हैं ना, तो वो एक ही दिन में वो मट्टी नहीं पकड़ लेता है ना। वो 7-10 दिन थोड़ा लिटिल लूज है ना। सो इट लाइकवाइज हेयर भी क्या करते हैं, जब हम डोनर एरिया से निकाल के आपका यहाँ रेसिपिएंट एरिया में डालते हैं, उसको भी स्किन में अपनी जगह बनाने के लिए 7 से 10 दिन लगता है। तो ये जो 7 से 10 दिन अगर आप बाहर निकल गए, आपको कहीं सर पे धक्का लग गया, बहुत पसीना आ गया, हवा चल गया, बाइक में चल गए, तो फिर क्या हो जाएगा, ग्राफ्ट हिल जाएगा, और वो जो ग्राफ्ट हिलेगा देन इट विल नॉट ग्रो। ओके, सो दैट इज द ओनली रीजन हम पेशेंट को बोलते हैं कि 7 से 10 दिन थोड़ा सा आप ग्राफ्ट को प्यार से रखिए, थोड़ा बचा के रखिए। बट अदरवाइज आई वुड से हेयर ट्रांसप्लांट से पेशेंट रिकवर उसी दिन कर जाता है। ओके, सो देयर इज नो लाइक डाउन टाइम टू रिकवरी कि आपको बहुत दिन बेड रेस्ट करना है या तो अस्पताल में भर्ती होना है। इट इज नथिंग लाइक दैट। ओके, और डॉक्टर एक और बहुत आम सवाल जो लोग पूछते हैं हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़ा हुआ, ये कि कॉस्ट कितना आएगा। तो इंडिया में अगर खास तौर पे हम देखिए, कॉस्ट इज आई थिंक समथिंग एवरीबडी वांट्स टू नो। दिस इज अ कॉस्मेटिक सर्जरी, राइट? सो एवरीबडी वांट टू नो कि कॉस्ट सबसे पहले आई थिंक दैट कम्स इन एवरीबडीज माइंड कि मैं ट्रांसप्लांट कराऊंगा, बट व्हाट वुड बी द कॉस्ट। So honestly speaking, cost आप अगर इंडिया की बात करें, हर एक क्लिनिक का कॉस्ट अलग है। कोई 2 क्लिनिक एक कॉस्ट में सर्जरी नहीं करेगा। So for what I would like to categorize this clinics into basically into 3 categories. जो फर्स्ट कैटेगरी के क्लिनिक है, आप जाएंगे, आप देखेंगे कि जो सर्जरी का कॉस्ट है, दे विल ऑफर यू एट एन अनबिलीवेबली लो कॉस्ट। मतलब आपसे इतना कम रेट चार्ज करेंगे,
but then you have to be very careful doing your surgery in such clinics. Usually ऐसे clinics में आप देखेंगे कि आपको consultation के time पे डॉक्टर मिलेंगे जिनका qualification भी would be a little doubtful how much qualified he is for the job. Okay, और usually ऐसे clinics में आप देखेंगे कि surgery technicians करते हैं. Okay, तो अगर आपको ये सोचना है कि अगर आप मान लीजिए गॉल ब्लैडर का सर्जरी करने जा रहे हैं तो क्या आप टेक्नीशियन से कराएंगे कि सर्जन से कराएंगे? सो हेयर ट्रांसप्लांट आप क्यों टेक्नीशियन से कराएंगे? जस्ट बिकॉज वो लोग बहुत कम चार्ज कर रहे हैं ना. सो इसमें क्या होगा, टेक्नीशियन करेंगे तो क्या होगा? देखिए, आपको हो सकता है रिजल्ट भी मिले. Many a times result also becomes a little dicey. आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है ना. अगर मान लीजिए रिजल्ट आ भी गया, सो डोनर एरिया का क्या? ओके, बिकॉज हेयर ट्रांसप्लांट इज नॉट अ वन टाइम प्रोसीजर. कोई पेशेंट को 2 और 3 सेशंस लग सकते हैं. लाइक मान लीजिए अभी उनका इतना पैच में हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, हो सकता है 5 years डाउन द लाइन उनको क्राउन एरिया में भी ट्रांसप्लांट है. तो डोनर एरिया अगर जिसने अच्छे से निकाला हो फर्स्ट सेशन में और सेकेंड सेशन के लिए बचा के रखा हो, देन ओनली वी कैन गो फॉर द सेकेंड सेशन. अगर आप ऐसे क्लिनिक में चले गए जहाँ पे टेक्नीशियन से आपका डोनर एरिया ही पूरा बर्बाद कर दिया, देन देयर विल बी नो डोनर लेफ्ट फॉर द सेकेंड सेशन, है ना. तो ये चीज आपको ख्याल रखना है. देन द सेकेंड कैटेगरी ऑफ क्लिनिक इज जिसमें आपको एक रीजनेबल कॉस्ट होगा, एवरेज रीजनेबल कॉस्ट होगा. द क्लिनिक माइट नॉट लुक वेरी पॉश, वेरी हाई फाई, बट आपको दिखेगा कि आपको डॉक्टर ही कंसल्टेशन कर रहे हैं, आपको सर्जरी भी डॉक्टर ही कर रहे हैं ना. सो व्हाई डोंट दिस क्लिनिक ऑफर यू वेरी वेरी लो प्राइस सर्जरी, है ना. बिकॉज आपको एक चीज समझना है कि आप टेक्नीशियन को जो सैलरी देंगे, ऑनेस्टली स्पीकिंग डॉक्टर को तो वो सैलरी में नहीं होगा ना. हाँ, तो आप जब आप सर्जरी का फीस लेते हैं तो उस फीस में आपको डॉक्टर का फीस इंक्लूडेड. So how can a clinic afford to give you in such a low rate and get a surgery done by your doctor? That is not possible. तो आप एक ऐसे क्लिनिक चूज करिए जब भी आप सर्जरी करने जाएं कि आप जिस डॉक्टर से आप कंसल्टेशन कर रहे हैं वही डॉक्टर आपका सर्जरी कर रहे हैं ना. कोई घोस्ट सर्जरी के शिकार ना हो आप, है. फिर है थर्ड कैटेगरी ऑफ, है ना. थर्ड कैटेगरी ऑफ क्लिनिक क्या होता है? इसमें भी डॉक्टर रन क्लिनिक ही होता है, बट कॉस्ट इसका बहुत ज्यादा हाई है ना. जैसे आप देखेंगे क्लिनिक का लोकेशन इज ऑल्सो इन अ वेरी वेरी पॉश लोकेलिटी, है ना. सिटी का बहुत पॉश एरिया में है क्लिनिक. आप जाएंगे देखेंगे क्लिनिक भी बहुत पॉश है. क्लिनिक का सेटअप इज लाइक अ 5-star सेटअप, है ना. तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं देन देयर इज नो प्रॉब्लम, आप ऐसे क्लिनिक चूज कर सकते हैं, है ना. इट्स अप टू यू. ओनली थिंग इज जो आप बहुत लो कॉस्ट के क्लिनिक में जाते हैं, इन सब क्लिनिक से आपको थोड़ा बचना है. So that is, these are the factors जिसपे आप what I wanted to say is why every clinic is different. Okay, हर क्लिनिक अपना कॉस्ट क्यों है? Because these are the category of clinics according to me. और बहुत अच्छे से आपने डॉक्टर एक्सप्लेन किया कि किस तरह से कॉस्ट है ट्रांसप्लांटेशन का होता है अलग अलग कैटेगरी में. लेकिन अब आपसे एक सवाल कि हेयर फ्री हेयर ग्रो, ये जो क्लिनिक है जिससे आप एसोसिएटेड हो, जो इंडिया की लीडिंग हेयर क्लिनिक है हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए, वो इनमें से किस कैटेगरी में फॉल होती है? जो हेयर फ्री हेयर ग्रो क्लिनिक है, it falls in the second category, है ना, जिसमें the cost is very average, है ना. And doctors like me will be sitting in the clinic and we do the surgery. Okay, so hair free hair grow ka there are a lot of branches all over India. You can check out in your nearest wherever you are. Your Mumbai में भी है, Gujarat, you name it, it's almost in every city of the country. Okay, so you can check out one of the clinics nearby if you require hair transplant and see out for yourself कि transplant कौन कर रहा है, what are you getting, what is the cost of surgery, and I am saying then you can see for yourself. Definitely, I'm sure बहुत सारे viewers हैं जो अभी से उन्होंने सर्च करना शुरू कर दिया होगा. And doctor, before we wind up the whole session, any take home message, कोई ऐसी बात जो आप हमारे viewers के साथ share करना चाहें? I think hair is one very very important part of our body. It defines your beauty, especially you know when you are young. I would not say as you start growing old but then still it gets diluted. But especially when you're young, we see how boys as young as 25-30 suffer from hair, from baldness. And like I said, कि हमेशा छुपाने के लिए they use cap 24/7. Okay, so to
these are some things, but they're not in our hand. Okay. But then there are certain grooming practices that one should take care of on a day-to-day daily basis. Like everybody knows that humko acha khana hai, and nutritious food khana hai. So take care of your diet. Second is, डोंट यूज वेरी हॉट वाटर वाइल बेदिंग, है ना. तो जब आप गर्म पानी से नहाते हैं, या तो मुंह भी धोते हैं या तो शैम्पू भी करते हैं, हमारे हेयर में, हमारे फेस में बहुत कुछ नेचुरल ऑयल्स होते हैं, है ना. अगर आप बहुत गर्म पानी से धोएंगे, योर स्किन, योर हेयर विल गेट स्ट्रिप्ड ऑफ दिस ऑयल, है ना. फिर उससे क्या होगा, आपका हेयर बहुत ड्राई एंड लस्टरलेस है. So that is one thing you need to avoid. Second is, आपको जब कोम करते हैं नहाने के बाद, प्लीज अवॉइड वेट कोमिंग. आप गीले बालों को कोम ना करें. और last is not but not the least is, if you're suffering from excessive hair fall, if you're suffering from baldness, rather than wasting your time doing all those home remedies and stressing over it again and again, it's better you visit somebody visit a qualified doctor, so that you can seek help on time, and he'll be able to guide you कि क्या करना है. How he will definitely be able to, he or she will be definitely able to guide you कि आपको कैसे हेयर फॉल से छुटकारा तो कभी भी नहीं मिलेगा, उसको कैसे कम कर सकते. Right? बिल्कुल, बहुत अच्छी बातचीत आपसे हुई डॉक्टर प्रतिभा प्रधान, और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया हेयर लॉस इन जनरल भी, वो रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स जिनसे हम जूझते हैं, और साथ ही साथ हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में भी. बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. काफी इंफॉर्मेटिव सेशन ये रहा, और हम जरूर उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में कभी फिर आपसे हम जुड़े और किसी और टॉपिक पे बात करें. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर हैविंग. एंड व्यूअर्स, थैंक यू कि आप हमारे साथ जुड़े, और इसी तरह से हमारे साथ आप लगातार बने रहे. स्पॉटलेस स्किन का हिस्सा रहे, स्पॉटलेस रहे, हैप्पी रहे, हेल्दी रहे. थैंक यू. गुड बाय. हैव अ गुड डे.